हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है सौरभ बारावाल और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग और फार्म मैनेजमेंट के बारे में। दोनों ही टॉपिक एफसीआई के एग्ज़ाम के सिलेबस में हैं और ये मेरा एफसीआई के एग्ज़ाम से रिलेटेड 4th लेक्चर है। एज़ यूजुअल मैंने एफसीआई के एग्ज़ाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है, उनको थोड़ा मॉडिफाई करके कंपाइल किया है ताकि आप इजीली रिटेन कर पाएँ और आप ये पता कर पाएँ कि ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, जिसके अंदर आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ उन वीडियोस की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट टाइम जब एफसीआई ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था तो मिस्टर अश्वनी कुमार ने वो एग्ज़ाम क्रैक किया था और आज वो एज आ एजीएम वर्क कर रहे हैं एफसीआई के अंदर में। उन्होंने अपने हार्ड वर्क, डेडिकेशन के साथ एग्ज़ाम क्रैक किया। उन्होंने एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल से गाइडेंस ली और हमारा कोर्स भी परचेज़ किया और आज एज एजीएम वर्क कर रहे हैं। अगर आप भी एफसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट होगी 999, जो कि एक बहुत मिनिमम कॉस्ट है। अगर आप इस एग्ज़ाम की बात करें, इस एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, क्योंकि हमारे लिए ये कॉस्ट ज़्यादा मैटर नहीं करती, आपका सिलेक्शन ज़्यादा मैटर करता है। जो ये ई बुक है इसके अंदर पूरा सिलेबस कवर किया गया है और वो भी बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ। हमने क्वालिटी कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर, जिसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड के साथ साथ रिलेवेंट डिसिप्लिन अपना एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कवर किया गया है। वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगी, उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर भी इसी के अंदर इंक्लूड है, जिससे आपको एक अच्छे से बेस मिल पाए, जिससे आपको एक माइंड सेट हो पाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सो विद नो फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं फार्मिंग के बारे में। फार्मिंग क्या होती है? फार्मिंग एग्रीकल्चर का पार्ट ही है, जिसके अंदर या तो हम क्रॉप उगाते हैं या एनिमल्स को रियर करते हैं। किसके लिए? ताकि हम उनसे फूड ले सकें या फिर रॉ मटेरियल ले सकें। अब फार्मिंग के 3 टाइप होते हैं। पहली है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी कमर्शियल फार्मिंग और तीसरी होती है होम फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग मेनली किस लिए होती है? ये अपने फैमिली के रिगार्डिंग में ही होती है। जितना फैमिली का साइज़ होगा उसी के अकॉर्डिंग उतने ही लेवल पे फार्मिंग की जाती है। इसमें कोई ज़्यादा मशीनरी यूज़ नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन फैसिलिटीज़ ये सब यूज़ नहीं की जाती है। काफ़ी लो कॉस्ट पे ग्रो किया जाता है और सिर्फ अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ही की जाती है। तो पहला है इंटेंसिव फार्मिंग और दूसरी प्रिमिटिव फार्मिंग। इंटेंसिव का मतलब होता है लेबर इंटेंसिव, मतलब जहाँ पे हार्ड वर्क किया जाता है और एरिया थोड़ा कम यूज़ किया जाता है, मशीनरी कम यूज़ की जाती है। प्रिमिटिव में क्या होता है? प्रिमिटिव उसका अपोजिट हो जाएगा, आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसके टाइप होते हैं शिफ्टिंग टाइप, तो क्या ये होती है शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, नोमैटिक हर्डिंग, ये सब एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंडर में आती है। कमर्शियल फार्मिंग इसका जस्ट अपोजिट होता है कि यहाँ पे हम फैमिली से रिगार्डिंग में कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे हैं। इसमें हमारा मेन फोकस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लें, मैक्सिमम प्रॉफिट, और लार्ज स्केल पे ग्रो करें, मशीनरी वगैरह यूज़ करें, लेबर थोड़ा कम यूज़ करें, मशीनरी ज़्यादा यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें, ज़्यादा बड़ा लैंड हो और लार्ज स्केल पे हो। ये सब कमर्शियल फार्मिंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद है होम फार्मिंग, जिसके अंदर आ जाती है कंटेनर फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, बहुत सिंपल है, आगे डिस्कस कर लेंगे। अदर टाइप जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो है एरेबल फार्मिंग, पास्टोरल, मिक्स्ड, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, सेडेंट्री, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब डिस्कस करेंगे आगे। पोल्ट्री में तो आपको पता है ये जो चिकन वगैरह रियर करते हैं वो पोल्ट्री फार्मिंग आ जाती है। फिश फार्मिंग जिसके अंदर फिश का कल्चर करते हैं। तो सबसे पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग मैंने बताया, फैमिली के लिए, फैमिली ओरिएंटेशन से जो की जाती है, लो लेवल पे की जाती है, स्मॉल इनपुट्स के साथ यूज़ की जाती है। कोई ऐसे हाई यील्डिंग वैराइटीज़ यूज़ नहीं की जाती है और ना ही यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी होती है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी होती है। पहला एग्जांपल है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब जहाँ पे हार्ड वर्क और ज़्यादा लेबर के साथ स्मॉल प्लॉट पे ग्रो किया जाता है, सिर्फ अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, और
क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट यहाँ पे अच्छा होता है, लार्ज कहें तो ग्रोइंग पीरियड होते हैं, सनशाइनी मतलब जो डेज होते हैं, मतलब अच्छे एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए जो वो वहाँ पे अवेलेबल होता है, फर्टाइल लैंड होती है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। दूसरा अपना प्रिमिटिव जिसके अंदर आ जाएंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता ही है, शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, झूम खेती बोलते हैं, और ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे जो फार्म क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट जो डेंस होते हैं, वो वहाँ पे क्या करते हैं, उनको पहले कट करते हैं, क्लियर करते हैं लैंड को कट करके ट्रीज़ को, फिर उनको क्या करते हैं, उनको उनकी बर्निंग कर देते हैं, और जो ऐश आएगा उसको मिक्स कर देते हैं लैंड सॉइल के अंदर। मेनली क्या ग्रो करते हैं, मेज, यैम, पोटैटो, कसावा, ये सब ग्रो करते हैं, जो कि 2 से 3 साल तक वो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं। और जब उसकी फर्टिलिटी पावर, फर्टिलाइजिंग पावर उसकी कम हो जाती है, उसके बाद वो उस लैंड को छोड़ देते हैं और नेक्स्ट लैंड पे चले जाते हैं। ये उसके कुछ अलग नाम है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दिए गए हैं, अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाते हैं। नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, जो हर्डमैन्स होते हैं, जो मतलब चरवाहे जिनको हम बोलते हैं, जिनकी खुद के एरिया में काफ़ी ड्राई प्लेसेस होते हैं जहाँ पे मतलब वेजिटेशन नहीं होता है, वो अपने जो हर्ड हैं, चाहे वो शीप, कैमल या गोट्स का मतलब जो ग्रुप्स है, झुंड है, उनके लिए वो किसी स्पेसिफिक रूट से इधर उधर जाते हैं जहाँ पे उनको फीड वगैरह दिया जा सके, और फीड और वाटर के लिए उनको इधर उधर लेके जाते हैं, फीड और वाटर के लिए, और उनसे वो लेते हैं मिल्क, मीट और अदर जो भी हर्डमैन जो होते हैं वो इससे अलावा जो भी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं वो लेते हैं अपनी फैमिली के लिए। उसके बाद है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के 3 टाइप थे। पहली थी ग्रेन, दूसरा था मिक्स्ड, और तीसरा था प्लांटेशन। ग्रेन में क्या आ जाएगा, अगर लार्ज स्केल पे मोनोकल्चर करके बड़े स्केल पे करना है और वो वीट वगैरह, राइस वगैरह ये सब ग्रो करना है, तो वो आ जाएगा ग्रेन कल्चर में। मिक्स में अगर हम लाइव स्टॉक वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं पर लार्ज स्केल में कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा अपना मिक्स्ड कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन में क्या आएगा, जो पेरिनियल ट्रीज होते हैं, चाहे वो वुड के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, स्पेसिफिक वुड्स के लिए, स्पेशल वुड्स के लिए, या फिर फ्रूट्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, वो सब प्लांटेशन में कवर हो जाते हैं, तो ये कमर्शियल फार्मिंग हो जाएगी। उसके बाद अपना होम फार्मिंग। होम फार्मिंग एक तो कंटेनर फार्मिंग होगी, वर्टिकल फार्मिंग। अगर अपना छोटा सा एरिया है, चाहे बालकनी लगा लो, चाहे अपना छत लगा लो, टेरेस लगा लो, रूफ जो भी है, स्मॉल यार्ड लगा लो, वहाँ पे हम छोटे छोटे कंटेनर्स में जब पोट्स में फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, वो कंटेनर फार्मिंग हो जाती है। वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है, अगर स्टैंड्स के साथ ऐसे कुछ जो वेन्स वाली जो प्लांट होते हैं वो लगाना, जैसे कि लौकी हो गया, टोमेटो, चिल्ली हो गया, कोरिएंडर, इनको अगर वर्टिकली अपने घर के लेवल पे, टेरेस पे, किचन गार्डन जिसको बोलते हैं, अगर इस लेवल पे लगा रहे तो उसको वर्टिकल फार्मिंग बोल देते हैं। वर्टिकल फार्मिंग वैसे कमर्शियल भी यूज़ की जाती है इन सब क्रॉप्स के लिए ही, पर यहाँ पे हम होम गार्डनिंग की बात कर रहे हैं। इनके अलावा मैंने बताया था एरेबल लैंड क्या होते हैं। एरेबल लैंड पे एरेबल फार्मिंग, तो एरेबल लैंड से एरेबल फार्मिंग आती है, ऐसी जगह जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करना इजी है, या फिर जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो जाती है वहाँ पे एक अच्छा ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, और फर्टाइल लैंड होगी। तो ये सब जहाँ ऐसी जगह पे फार्मिंग करने को बोलते हैं एरेबल फार्मिंग, जहाँ पे सूटेबल मशीनरी का यूज़ किया जा सके, ठीक है। उसके बाद पास्टोरल फार्मिंग, इसके जस्ट अपोजिट, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं रियरिंग ऑफ एनिमल्स की। ये ऐसी लैंड होती है जहाँ पे लैंड कोल्ड और वेट क्लाइमेट ज़्यादा होता है, और नॉट आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और ये क्रॉप ग्रो करने के लिए आइडियल नहीं होता है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जो चारागाह होते हैं ना, वो होते हैं ये, कि जो लैंड पास्टोरल मतलब चारे के लिए यूज़ कर रहे हैं उस लैंड को, ठीक है, बस। उसके बाद है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव वर्ड का मतलब होता है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, मतलब वहाँ पे साइज तो स्मॉल होगा, लैंड्स का, फार्म का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, पर वहाँ पे लार्ज अमाउंट में लेबर होंगी। जो अपने इंडिया में इंटेंसिव फार्मिंग होती है मेनली, मोस्टली तो
वहाँ पे क्या होगा, लैंड तो हमारे पास छोटे छोटे हैं पर फार्मर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, लेबर ज़्यादा है हमारे पास। तो उसमें हमारे पास फर्टिलाइज़र की भी कमी नहीं है, हमारे पास इनपुट्स की भी कमी नहीं है, बस कमी है तो अपने पास लैंड की कमी है। एक्सटेंसिव फार्मिंग हुआ जैसे मैक्सिको, यूके, यूएस, ऐसी ऐसी जगह पे जो लैंड होता है, जो फार्म साइज होता है वो लार्ज होता है, पर उस कंपैरिजन में, उस उनके लैंड के कंपैरिजन में उनके पास इनपुट्स कम होते हैं, जैसे मनी, लेबर, ये सब हो गया, ये कम होते हैं। सेडेंट्री फार्मिंग जो पास्टोरल फार्मिंग का जो नोमैडिक फार्मिंग था उसका जस्ट अपोजिट है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, बार बार टिलिंग करते हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे और वहीं पे ही क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। उसके बाद है फार्म मैनेजमेंट। इसी के साथ हमारा फार्मिंग वाला टॉपिक ख़त्म होता है, फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग, ये सब खत्म होता है। अब फार्म मैनेजमेंट शुरू होता है। फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, फार्म को मैनेज करना बस, और कुछ नहीं। जिसके अंदर एक डेफिनेशन की बात करें तो वो होता है, इज़ अ साइंस दैट डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ फार्म एज अ फर्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंटिन्यूस मैक्सिमम प्रॉफिट कंसिस्टेंट विद फैमिली वेलफेयर ऑफ द फार्मर। ठीक है, ये एक साइंस है जो डील करती है उन ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस के अंदर जिसकी वजह से कंटिन्यूस प्रॉफिट मिलता रहेगा और फैमिली का वेलफेयर होता रहेगा। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है, एक है फार्म फर्म। फार्म तो वो हो गया पीस ऑफ लैंड, पीस ऑफ लैंड वेयर क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक्स एंटरप्राइज जो होता है वो होता है टेकन, मतलब जो जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती है या फिर अपना लाइफ स्टॉक रखा जाता है, रियर किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है, वो होगा अपना फार्म। अब ये फर्म कैसे बन जाएगा, जब इसके साथ हम अपने रिसोर्सेज को कंबाइन कर लेंगे और उसके प्रोडक्ट्स को बिजनेस में यूज़ करेंगे, किस ऑब्जेक्टिव से, मैक्सिमम प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से, तो ये एक फर्म बन जाए, तो फार्म फर्म। दूसरा कंसेप्ट है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इनपुट होते हैं, इन्हीं को ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल देते हैं। तो रिसोर्सेज आर दोज विच गेट कंज्यूम्ड, जो कंज्यूम किए जाते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, प्रोसेस से, प्रोडक्शन फंक्शन के प्रोसेस से। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, फिक्स रिसोर्सेज और वेरिएबल रिसोर्सेज। फिक्स रिसोर्सेज कौन से होते हैं, फिक्स रिसोर्सेज की बात करें तो अगर लेमैन टर्म में आपको बताऊं, एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो फिक्स रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके ऊपर थोड़ा कैपिटल ज़्यादा खर्च हुआ होता है, पैसा ज़्यादा खर्च हुआ होता है, उनको हम बहुत इजीली हर सीज़न में या हर ईयर में चेंज नहीं कर सकते, तो वो होते हैं फिक्स रिसोर्सेज। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। लेवल ऑफ सम रिसोर्सेज लाइक बिल्डिंग्स, मशीनरी, ETC इज फिक्स्ड ओवर द प्रोडक्शन प्लानिंग पीरियड इररिस्पेक्टिव टू द लेवल ऑफ एंटरप्राइज टेकन अप। तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन या फिर लेवल ऑफ एंटरप्राइज के इररिस्पेक्टिव ये फिक्स रहते हैं अपने। ठीक है, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब फिक्स रहती है। ये नहीं है कि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो हमारी बिल्डिंग, जो फार्म की जो बिल्डिंग है या फिर जो एंटरप्राइज है वो बड़ी हो जाएगी, जो एक बार रख दी तो वो रख दी, वो मतलब एट ए टाइम शॉर्ट पीरियड में तो चेंज नहीं होगी, इतना कन्फर्म है। अब यही एक्सेप्शन आगे लिखा हुआ है कि सम ऑफ द रिसोर्सेज विच आर फिक्स्ड ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड मे बिकम वेरिएबल ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टर्म। ये हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में जब हमारा काम ना चले तो हम उनको चेंज कर सकते हैं, पर शॉर्ट पीरियड में तो वो फिक्स हैं, एक बार जहाँ खर्चा हो गया वहाँ खर्चा हो गया। उसके बाद वेरिएबल रिसोर्सेज, सम रिसोर्सेज लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, लेबर, ETC वैरी द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट, जिस लेवल का हमें आउटपुट चाहिए उसी लेवल के हिसाब से हमारे ये सब इनपुट्स वेरी करते हैं। रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड इनटू स्टॉक और फ्लो रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को हम दो और टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक रिसोर्स और फ्लो रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स कौन से होते हैं, जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं लेटर पीरियड, आगे वाले आने वाले टाइम के लिए, जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, सीड हो गया, फीड हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया अपना फ्लो रिसोर्सेज, जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते, अगर उनको स्टोर किया तो वो वेस्ट हो जाएंगे, उनको एट ए टाइम यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वो होते हैं फ्लो रिसोर्सेज।
अब फ्लो रिसोर्सेज का एग्जांपल है, जैसे आपने कोई मशीन ली या फिर आपने कोई बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग की जो लाइफ होती है वो तो ये तो है नहीं कि वो अगर आपने एक घर में आप 5 साल से नहीं रह रहे हैं या फिर 2 साल से 5-6 साल से नहीं रह रहे हैं, आपने उसके ऊपर पेंट वेंट कर रखा है तो वो सब एज इट इज़ रहेगा। वो एज इट इज़ नहीं रहेगा, वो वेस्ट हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। उसके बाद है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? तीसरा कंसेप्ट है प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इनपुट आउटपुट के रिलेशन को प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। तो ये 2 टाइप का होता है, एक तो कंटिन्यूस फंक्शन और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस, द डोज ऑफ द लेवल ऑफ द इनपुट और आउटपुट कैन बी स्प्लिट अप टू स्मॉल यूनिट्स। कंटिन्यूस फंक्शन वो होता है जो कि प्रोडक्शन फंक्शन के जो प्रोसेस है उसमें ओवर द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड कंटिन्यूसली यूज़ किया जाता है एक स्प्लिट डोजेज में। जैसे कि फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया। फर्टिलाइज़र हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब पूरे पीरियड के लिए। और सीड हो गया कि अगर हमारे पास एक बड़ा 1 हेक्टेयर लैंड है, 1 हेक्टेयर मतलब अराउंड 2.5 एकड़ लैंड है, तो हम एक बार में तो पूरे 2.5 एकड़ में सीड सो नहीं कर पाएंगे ना, तो स्प्लिट डोजेज में हम सो करेंगे। तो ये एज ए कंटिन्यूस फंक्शन बोल देते हैं। इन द रेंजिंग फ्रैक्शन किलोग्राम, मतलब किलोग्राम करके हम उसको अप्लाई करेंगे। डिसकंटिन्यूस और डिस्क्रीट फंक्शन वो होते हैं जिनको एक बार ही करेंगे भाई। जैसे कि अपनी होगी प्लोइंग, एक बार में एक सीजन में एक बार प्लो कर दिया बस। अब द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन कुछ लॉज के हिसाब से समझाया गया है। पहला है कांस्टेंट रिटर्न, दूसरा है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न, जिसको डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में क्या होता है, जितना आउटपुट जो आ रहा है ना हर वेरिएबल इनपुट के साथ एडिशनल सक्सेसिव एडिशनल इनपुट के साथ जो आउटपुट आ रहा है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। जितना पहले फर्स्ट इनपुट से जितना प्रोडक्ट निकला, उसके बाद जितना सेकंड इनपुट भी सेम डाला, तो फर्स्ट इनपुट के प्रोडक्ट जितना ही दूसरी बार प्रोडक्ट निकला। तो यही है अपना कांस्टेंट रिटर्न। स्ट्रेट लाइन से इसको हम शो करते हैं ग्राफ के अंदर। उसके बाद है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इसमें क्या होता है कि हर एडिशनल यूनिट के ऊपर प्रीसीडिंग यूनिट से ज़्यादा आउटपुट निकलता है, ज़्यादा आउटपुट मिलता है, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसका जस्ट अपोजिट कि जो भी सक्सेसिव इनपुट डालेंगे हम, वेरिएबल इनपुट जो हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी के लिए, और हम इसको बढ़ा रहे हैं, पर जो आउटपुट है वो डिक्लाइन होने लग रहा है। ठीक है, दस एडिशनल यूनिट वेरिएबल लेस एडिशन टू टोटल आउटपुट, मतलब आउटपुट कम मिल रहा है और इनपुट ज़्यादा डाल रहे हैं हर नेक्स्ट डोज पे। इसको हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं यूटिलिटी के ऊपर। अगर हमें भूख लगी है, हमने 1 एप्पल खाया, ठीक है, तो इस एप्पल से हमें 50% सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है, उसके बाद हमने 1 और एप्पल खा लिया। ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो इससे हमें अब भूख हमारी थोड़ी कम हो चुकी है, तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया इस एप्पल से 30%। अब हमें भूख बहुत ही ज़्यादा लग ही नहीं रही है, कम है बिल्कुल माइनर, मतलब ना खाएंगे तो भी चलेगा, पर आपने फिर भी 1 एप्पल खा लिया कि भाई रखा है अच्छा लग रहा था तो खा लेते हैं, अब खा लिया तो काट लिया तो उसके बाद इससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी ये हो जाएगा 20% बोल दो। तो हर एडिशन यूनिट के साथ, यूनिट तो हम उतनी ही डाल रहे हैं, उतनी ही क्वांटिटी में डाल रहे हैं, खा रहे हैं, पर उससे जो आउटपुट मिल रहा है वो उतना नहीं है, हर बार कम होता जा रहा है। उसके बाद अगला टॉपिक है बजटिंग। बजटिंग नॉर्मल बजट क्या होता है यार, किसी भी पार्टी का बजट हो गया, किसी भी ट्रिप का बजट होगा, कोई भी प्लान बना रहे हैं, वो सब बजटिंग होता है कि इतना हम इनपुट देंगे, इससे हमें इतना आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ पे इनपुट देना, वहाँ से आउटपुट आएगा, कुछ भी। तो इट मे बी डिफाइंड एज
डिटेल्ड फिजिकल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फार्म प्लान of a change in farm plan over certain period of time. Farm budgeting is a method of analyzing the plans for the use of agricultural resources at command of decision maker. डिसीजन मेकर कोई भी हो सकता है, फार्मर भी होता है, एडवाइजरी बॉडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो एडवाइजरी बॉडी के हिसाब से जो हमने कुछ प्लान बनाया है या फिर हमें जो कुछ काम करना है, जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, कब कब यूटिलाइज़ करना है, इसका एक प्लान बनाना है, उसी को ही हम फार्म बजटिंग बोल देते हैं। अब फार्म बजटिंग भी 4 टाइप की होती है: पार्शियल बजटिंग, एंटरप्राइज बजटिंग, कैश फ्लो बजटिंग, कंप्लीट बजटिंग। अब पार्शियल बजटिंग, जो कि नाम से ही हम समझ रहे हैं कि पार्शियल होगा, मतलब इसमें हम हर एक एस्पेक्ट्स को स्टडी नहीं करेंगे, इसमें कुछ 3 मेजरली एस्पेक्ट्स हैं, उनको स्टडी करेंगे। अब पार्शियल बजट is used to calculate the expected change in profit of the proposed change of the farm business. अब पार्शियल बजटिंग से हम कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं? जब हमने कोई फार्म बजट के अंदर या फिर फार्म के ऑपरेशन के अंदर कुछ चेंज किया है, बिजनेस के अंदर कुछ चेंज किया है, तो उस चेंज को वो कैलकुलेट करता है। पार्शियल बजटिंग चेंज को कैलकुलेट करता है, ठीक है। A partial budget contains only those income or expense items which will change, ठीक है, जो चेंज हो गए उन्हीं को इंक्लूड करता है। If the proposed modification in the farm plan is implemented, all the changes of the farm plans that can appropriately adopted with the help of partial budgeting can be grouped under 3 types. तो हमने उन चेंजिंग पैटर्न्स को 3 टाइप में क्या कर लिया, असेंबल कर लिया है कि हम यही वो 3 टाइप है जिनको हम पढ़ के हम फार्म बजटिंग, पार्शियल फार्म बजटिंग बना सकते हैं। तो पहला है एंटरप्राइज सब्सटीट्यूशन, कि अब की बार हमने एंटरप्राइज ही चेंज कर दिया। हम जैसे पहले हम लगा रहे थे पैडी लगा रहे थे, अब हमने उसकी जगह सब्सटीट्यूट करके 1 एकड़ में शुगर केन लगा दिया। तो अब इसी के हिसाब से हमने जो इनकम और एक्सपेंस था वो कर लेंगे कैलकुलेट। दूसरा है अपना जो दूसरा पॉइंट जो हम इंक्लूड करेंगे बजटिंग के लिए, तो वो है इनपुट सब्स्टिट्यूशन। पहले कोई और फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे थे, अब कोई और फर्टिलाइज़र, अब कोई और मशीनरी, अब कोई और लेबर यूज़ कर रहे हैं, तो इनपुट भी चेंज हो रहा है, तो वो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। थर्ड वन इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब अब की बार हमने ऑपरेशन की स्केल पे किया है, क्या हमने कम किया या ज़्यादा किया। ज़्यादा किया है तो कितने रेंट पे लिया है, एडिशन कितनी मशीनरी खरीदी है, ये सब इंक्लूड कर लेंगे। इससे हमारा पार्शियल बजटिंग पूरा कंप्लीट बजट बन जाएगा इन 3 चीज़ों को देख के। दूसरा है अपना एंटरप्राइज बजटिंग, पार्शियल के बाद दूसरा है एंटरप्राइज बजटिंग। एंटरप्राइज इज डिफाइंड एज अ सिंगल क्रॉप लाइफ स्टॉक कमोडिटी, पर मोस्टली ये अलग अलग नहीं लिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द फार्म्स में ये कम्बिनेशन में ही लिए जाते हैं। एन एंटरप्राइज बजट कैन एस्टिमेट ऑल इनकम्स, इसके अंदर हम ऑल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, एंड एक्सपेंस एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक एंटरप्राइज, उसकी इनकम और उस एंटरप्राइज से एसोसिएट जो भी एक्सपेंस है, खर्चे हैं, उनको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसको हम पहले ही तय कर लेते हैं कि अब की बार इतना खर्चा होगा और इस एंटरप्राइज में इतना खर्चा होगा, उसमें इतना खर्चा होगा, और उसको कंबाइनली यूज़ कर लेते हैं। तो ये 2 हम पढ़ चुके हैं बजट के टाइप। तीसरा है कैश फ्लो बजटिंग। कैश फ्लो बजटिंग में मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसमें काफ़ी फ़ायदे हैं, अभी इसमें पता चल जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट समराइजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ कैश फ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पता चल गया होगा क्यों फेवरेट है, क्योंकि इसमें हम ये पता करा लेते हैं, इसमें हम ये पता करते हैं या फिर प्लान बनाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि किस टाइम पे ओवर अ पीरियड, किस टाइम पीरियड में हमारे पास से कितना पैसा जा रहा होगा, या फिर किस टाइम पे हमारे पास इतना पैसा आ रहा होगा। अब वो कैसे करते हैं, या फिर पहले उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है। हेल्प करेगा ये पता लगाने में टू एसेस वेदर कैश वुड बी अवेलेबल इन करेक्ट क्वांटिटी और एट राइट टाइम, कि क्या हमारे पास इस सही टाइम पे हमारे पास क्या करेक्ट क्वांटिटी में, सही क्वांटिटी में उतना कैश होगा या नहीं होगा। वेदर द सरप्लस कुड बी प्रॉफिटेबली डाइवर्टेड, जो सरप्लस है, जो हमारे पास बचा हुआ है,
कोई भी क्वांटिटी, क्या वो हमसे क्या हमें उसकी प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा उस टाइम पीरियड में। उसके बाद है टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोरोइंग रिक्वायर्ड, हमें ये पता चल जाएगा कि किस टाइम पे हमें किसी चीज़ को बोरो करना है, किस चीज़ को और कितनी क्वांटिटी में। द कैश फ्लो स्टेटमेंट में बी कंस्ट्रक्टेड ओवर एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और वीकली। अब कैश फ्लो का ये नहीं है कि हम मंथली या फिर एनुअली ही बनाएं, ये हम एनुअली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। अब कैश इनफ्लो, पहला है कैश इनफ्लो और दूसरा कैश आउटफ्लो, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे पास कितना कैश आया है। इट इंक्लूड्स द बिगनिंग कैश बैलेंस, बिगनिंग स्टार्टिंग में जो कैश बैलेंस है, रिसिप्ट थ्रू सेल, सेल की रिसिप्ट्स और फार्म नॉन फार्म एसेट्स, फार्म की नॉन फार्म एसेट्स की जो भी प्रोडक्शन था उनके सेल्स की रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स ऑफ शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन, और जो लोन्स वगैरह दे रखे थे या फिर ले रखे थे उनकी रिसिप्ट कि हमने कितने चुका दिया, उसके बाद है या फिर हमें कितना हमें रिटर्न मिला है कहीं से। उसके बाद है कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो की बात करें, आउटफ्लो में क्या होगा कि ये गिवन पीरियड में कैश एक्सपेंस, कितना कैश का खर्चा हुआ है, चाहे वो फिक्स्ड कैश हो, फार्म का हो या फिर नॉन फार्म का होगा या फिर पर्सनल एक्सपेंस होगा, रीपेमेंट हो किसी ऑपरेटिंग लोन का, रीपेमेंट ऑफ इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, ये सब इंक्लूड हो जाता है कैश आउटफ्लो। तो इसी के साथ हमारा टाइप ऑफ फार्मिंग और फार्म मैनेजमेंट कवर हो जाता है। इसमें मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कवर किए हैं जैसा कि आपने देखा है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा था, ये जो लॉज थे, ये 3 लॉ थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे होंगे, आप मेरी मेहनत को पसंद कर रहे होंगे। अगर आप सच में मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो कि आप करते नहीं हो पर करें, और हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।